सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की आसम रेखा की। दरअसल यूपी में लोकसभा उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ चुका है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार ने तेजी भी पकड़ ली है और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन रामपुर के चुनाव पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि आजम खान के जेल से छूटने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अपने करीबी को जिताने के लिए खुद आजम खान भी चुनाव प्रचार के मैदान में कूद चुके हैं। वो 3 साल बाद आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रामपुर के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंतजार है तो 23 जून का। रामपुर की जनता अपना नया सांसद चुनेगी, जिसके लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। रामपुर के राजा कहे जाने वाले आजम खान भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आजम खान लोकसभा चुनाव के करीब 3 साल बाद रामपुर के प्रसिद्ध किला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने अपने सियासी रणनीतिकार और रामपुर के सपा उम्मीदवार मोहम्मद आसिम राजा के लिए अखिलेश का नाम लेते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में वोट मांगे। हमारा नाम तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामों पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है डकैत हैं। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म का सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही है। रामपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। रामपुर के सियासी रण में एक तरफ आजम के करीबी मोहम्मद आसिम राजा तो दूसरी तरफ उनके कभी खास रहे भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं। दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रामपुर का चुनाव इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि आजम के कंधों पर रामपुर की जंग जिताने की जिम्मेदारी। 3 साल बाद आजम खान पहली बार चुनावी रैली कर रहे हैं क्योंकि आजम खान ने विधानसभा का चुनाव जेल से ही लड़ा था। वहीं रामपुर लोकसभा का कांग्रेस और बसपा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में आजम खान सपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और वहीं भाजपा भी हमलावर है। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कन्नौज से फिर साहब लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना और मैं सुल्तान बनाया। और आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाया। रामपुर में 23 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि जीत किसकी होगी इस रामपुर के जंग में नतीजे 26 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज आजम खान प्रचार करने वाले हैं। कुछ अहम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए 3 साल के बाद आजम खान की ये पहली रैली है। आसिम राजा के लिए वो जनसभा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि रामपुर के रण से हुंकार भरेंगे आज आजम खान। 3 साल के बाद आजम पहली रैली अब ये करने जा रहे हैं और आसिम राजा के लिए वो जनसभा करेंगे। रामपुर के रण से हुंकार भरेंगे आजम खान। आजम के कंधों पर रामपुर जिताने की जिम्मेदारी है और सपा के आसिम राजा और भाजपा के घनश्याम लोधी का टक्कर है। यहाँ पर जेल से ही लड़ा था आजम खान ने विधानसभा का चुनाव और वो जीत भी गए थे। तो आज फिर वो जनसभा करने जा रहे हैं, अपील करेंगे। हालांकि आसिम राजा के लिए वो वोट की अपील करेंगे, लेकिन अपनी भावुक अपील भी लगातार वो जनता से कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है और इसी से उनकी मुश्किलें कम होंगी। वहीं आजमगढ़ में भी सियासी पारा चढ़ चुका है और सपा के गढ़ में भाजपा लगातार जीत के लिए दम भर रही है। आज भाजपा प्रत्याशी निरहुआ के समर्थन में 2 मंत्री जनसंपर्क करते हुए आपको दिखाई देंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, आजमगढ़ उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री दयाशंकर सिंह और गिरीश यादव निरहुआ के लिए घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे।
तो वहीं सपा की तरफ से भी खबर है कि जल्द पार्टी के दिग्गज आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। तो अपनी ताकत लगाते हुए अब स्टार प्रचारक दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ रामपुर में आजम खान आज प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, आसिम राजा के लिए वोट की अपील करेंगे। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजमगढ़ में भी आज चुनाव प्रचार किया जाएगा। आजमगढ़ की लड़ाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और ग्राफिक्स के जरिए अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आज आजमगढ़ में होगा धुआंधार प्रचार। दरअसल भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। परिवहन मंत्री दया शंकर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही खेल मंत्री गिरीश यादव भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और निरहुआ के लिए वोट की अपील करेंगे। निरहुआ को जिताने के लिए मैदान में कई मंत्री हैं। सपा के गढ़ पर भाजपा की नजर है। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव और निरहुआ की टक्कर है। बसपा ने गुड्डू जमाली को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है और जीत का दावा बसपा कर रही है। 23 जून को यहां पर चुनाव होने वाला है, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली हैं, जबकि आपको बताएं धर्मेंद्र यादव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन स्टार प्रचारक अब चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। नीतीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्योंकि अब दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेगा? कितना दमखम किस पार्टी का? देखिए, अगर पार्टी के दमखम की बात करें तो दो पार्टियों में कड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला हालांकि है, लेकिन अगर कहें कि जो अंदाजे हैं, जो जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उसमें नेक टू नेक फाइट अगर होगी भी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक और निरहुआ जो कि कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए भी हैं और यहाँ के माटी के लाल भी कहे जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दमखम दिखाने के लिए तैयार है। और उनके लिए अगर बात करें तो दो मंत्री, चाहे वो अगर बात कर ले तो दया शंकर सिंह जो कि इस पूरे चुनाव के प्रभारी, और इसके साथ गिरीश यादव वहाँ पर स्थानीय स्तर पर चुनाव को धार देने के लिए आज उतरेंगे। डोर टू डोर कैंपेन चलेगी और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कैंपेन के जरिए लोगों को इस चुनाव से जोड़ना, निरहुआ से जोड़ना नहीं होगा, बल्कि सामने वाले दल समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत का एहसास भी कराना है। अब इसके साथ ही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जिस तरह से नेता धर्मेंद्र यादव को उतारा गया है चुनाव मैदान में आजमगढ़ के रण में, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की ओर से भी कई शीर्षस्थ नेता चुनाव मैदान में मदद के लिए, वोट मांगने के लिए धर्मेंद्र यादव की ओर से उतरने वाले हैं। तो आजमगढ़ में आज का दिन अहम है, चुनाव प्रचार के लिहाज से, शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से और इसके साथ ही जो जन समर्थन प्राप्त किया जा सके उसके लिहाज से। आजमगढ़ की आपको बात बताऊं तो लंबे समय से यहां पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा के रखती है, लेकिन जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की इस चुनाव में सुगबुगाहट है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट, इसके साथ ही यादव वोटों की बाहुलता यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी। लेकिन दिनेश लाल यादव वोटों के सहारे पर, इसके साथ ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी के इतर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो वहां पर मुस्लिम वोटों को कहीं ना कहीं कहे कि बांटने का सिलसिला है। इस स्थिति में निरहुआ की जीत कहीं ना कहीं ऐसी है जो कड़ी टक्कर देने के साथ दिखाई देती है। लेकिन अब देखना ये होगा, समय का इंतजार करना होगा कि जीत किससे मिलती है। अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये देखना है कि आगे आने वाले दिनों में जो जनता है, जनमत है, वो किसकी ओर जाता है। आज का दिन आपको बताऊं कि आजमगढ़ में चुनाव प्रचार, शक्ति प्रदर्शन और जनमत पाने के हिसाब से अहम है। बिल्कुल नीतीश, और दिलचस्प मुकाबला होगा, चाहे रामपुर की हम बात करें या आजमगढ़ की बात करें, और आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। रिमांड में हयात और उसके साथियों से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारियां। जौहर फैंस एसोसिएशन को मदद करते हैं कुछ बिल्डर और ट्रेंडी संचालक। हिंसा के पीछे दो बिल्डर्स की फंडिंग करने का मामला सामने आया है। शत्रु संपत्ति पर काबिज रेस्टोरेंट संचालक की भूमिका की भी जांच हो सकती है, वो भी जांच घेरे में आ सकता है। और इसके साथ ही एसआईटी कर रही है बिल्डर और रेस्टोरेंट संचालक की भूमिका की जांच। साथ ही आपको बताएं कि पिछले दिनों प्रशासन ने शत्रु संपत्तियों के मामले में कसा था शिकंजा और एक बार फिर से संचालक घेरे में आ सकते हैं। बिल्डरों के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई हो रही है
और रिमांड में हयात और उसके साथियों से लगातार पूछताछ हो रही है, कई राज खुल रहे हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, लगातार पूछताछ हो रही है और लगातार राज भी खुल रहे हैं, जिसके आधार पर एसआईटी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा था कि जब कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी, जावेद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तो तमाम खुलासे होंगे। इसी में से बाहर निकल करके ये आई है जानकारी कि तमाम बिल्डर्स, जो कानपुर के बिल्डर्स हैं, उनसे और पीएनबी संचालक कुछ हैं, उनसे इसको मदद मिलती थी। यानी जौहर फैंस एसोसिएशन को ये फंडिंग करते थे, कुछ ऐसी मदद होती थी जिसके चलते नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया। हिंसा के पीछे ये बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि 2 बिल्डर्स की फंडिंग करने का मामला सामने आया है और सामने ये बात कही जा रही थी कि जो शत्रु संपत्तियां कानपुर में चिन्हित की गई हैं, वो लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। एक बड़ा रेस्टोरेंट संचालक है जो शत्रु संपत्ति पे कानपुर में कब्जा किए हुए है और उसका सर्वे भी किया जा चुका है, उसकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है और पुलिस एसआईटी इसकी जांच कर रही है, तफ्तीश पूरी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कल तक की रिमांड है, आज और सघन गहन पूछताछ की जाएगी इन चारों से और वो सभी सवालों के जवाब पाए जाएंगे जिसको पाने के लिए पुलिस अभी तक बेचैन है। जी, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिमांड में हयात और उसके साथियों से पूछताछ हो रही है। लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारियां, जौहर एसोसिएशन को लेकर खबर मिली है कि कुछ बिल्डर और ट्रेनरी संचालक सपोर्ट कर रहे थे। हिंसा के पीछे 2 बिल्डर्स की फंडिंग करने का मामला भी सामने आ चुका है। और उधर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, आप भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज लखनऊ में और इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पर खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। ये बताइएगा, खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, अच्छा लगा देखकर, लेकिन एक तरफ आप लोग खिलाड़ियों के हाथ में बैट के लिए कहते हैं कि बैट हो, उनके हाथ में बैडमिंटन हो, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो पत्थर थमा रहे हैं। देखिए, एक और जहां नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो देश भर में जेवलिन की रिकॉर्ड बिक्री होती है। बैडमिंटन की टीम हमारी थॉमस कप जीत कर आती है तो लगातार बैडमिंटन की शटलकॉक्स और रैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। आप IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3रा स्थान प्राप्त करते हैं। बॉक्सर्स बनने के लिए होड़ लगती है। एक और ऐसे युवा हैं जो खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी की फिट इंडिया खेलो इंडिया मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में तनाव पैदा करवाते हैं, हाथ में पत्थर दिलाते हैं। यही अंतर है। वो राजनीतिक दल आज इसीलिए दरकिनार लोगों ने कर दिए हैं क्योंकि वो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, जबकि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से भारत को और आगे ले जाने का काम करती है। और जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, जो राजनीतिक दल भी शामिल हैं, उनको इससे बाहर जाना चाहिए। इससे समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी लगता है जो उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई या अन्य राज्यों में हुई, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। आपने ही कहा कि कुछ लोगों के नाम आए, राजनीतिक दलों के नाम आए, तो उसी पर मैंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जहाँ एक और सरकार की जिम्मेदारी, वहीं पर समाज की भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो ये हमें तय करना चाहिए कि 75 वर्षों में भारत ने क्या हासिल किया और इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत को किस दिशा में लेकर जाना है। आपदा के समय भी शानदार नेतृत्व मोदी जी ने दिया। 193 करोड़ वैक्सीन लगी, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज दिया गया। अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी और ऑपरेशन गंगा चलाकर हज़ारों विद्यार्थियों को बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाया। ऐसी ढेरों उपलब्धियां हैं जीएसटी कलेक्शन से लेकर कि दिखता है कि आपदा के समय भी भारत आगे बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग ये पसंद नहीं करते और कहीं ना कहीं वो एक मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे समाज में तनाव पैदा किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य की सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां भी जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो इसी वजह से है कि यहाँ पर अपराधियों, माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात
करेंगे बाहुबली बुलडोजर की। दरअसल प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर आज बुलडोजर चलेगा। जावेद के घर रात को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा किया गया था। इसके अलावा आपको बताएं कि मास्टरमाइंड के घर के साथ ही कई और आरोपियों पर हिंसा में शामिल लोगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर आज चल सकता है योगी सरकार का बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पुलिस की मौजूदगी में देर रात जावेद पंप के घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आज सुबह 11 बजे तक मकान को खाली किए जाने का आदेश दिया गया है और साफ तौर पर लिखा गया है इस नोटिस में कि मकान को 11 बजे तक खाली कर दिया जाए। उसके बाद कभी भी उस घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है और जो मकान है उसके बारे में नोटिस में लिखा हुआ है कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। 2 मंजिला मकान है और इसकी अनुमति प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई है। तो जावेद पंप के साथ साथ हिंसा में जो दूसरे आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे वो पत्थर चलाने वाले हों, हिंसा करने वाले हों या इसकी साजिश में शामिल हों, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। और इस वक्त हम उसी अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां पर शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। तो ये जो पूरा रास्ता है नूरुल्लाह रोड बैरियर तिराहे से लेकर अटाला तक, ये जो पूरा रास्ता है इस पर दर्जनों अवैध निर्माण हैं और सरकारी अमले की नजर इन सभी अवैध निर्माणों पर है। सरकारी अमले का साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आज ही बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है लगातार सरकार की तरफ से, सरकारी अमले की तरफ से। आज जो घटना का मास्टरमाइंड है, हिंसा का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसके घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। इसके साथ साथ जिस अटाला क्षेत्र में हिंसा हुई थी वहां भी अवैध निर्माणों पर आज बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है संगम नगरी प्रयागराज में हुई हिंसा के एक्शन के मद्देनजर। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो मोहम्मद मोइन की आपने रिपोर्ट देखी और चलिए अब जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ मोहम्मद मोइन और उनसे जानते हैं कि आज किस तरीके की कार्रवाई जावेद के घर पर होने वाली है। मोहम्मद मोइन, क्योंकि पत्थरबाजी के बाद से लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन है, पीला पंजा आज चलने वाला है जावेद के घर पर, तो कब तक वहां पर टीमें पहुंचेंगी? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसके मामले में पुलिस ने जो पड़ताल की उसमें मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को मास्टरमाइंड बताया गया। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद के उसी मकान के बाहर जिसे ध्वस्त किया जाना है। शहर के करेली इलाके की जेके नगर कॉलोनी में ये मकान है। 2 मंजिला मकान है, आलीशान मकान है, करोड़ों की इसकी कीमत है और देर रात यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किया गया और इस पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अतः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12/6/2022 यानी आज प्रातः 11 बजे तक रिक्त खाली कर दें जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 11 बजे तक इसे खाली कर दिया जाए, उसके बाद कभी भी यहाँ पर बुलडोजर चल सकता है और ये जो आलीशान मकान है इसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा सकता है। तो घर के अंदर परिवार के कुछ सदस्य हैं, कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल करके आया है। तो खासी गहमा गहमी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज अकेले जावेद पंप ही नहीं जो घटना का मास्टरमाइंड है बल्कि ये पूरी हिंसा में शामिल दूसरे कई लोगों के घरों पर भी बुलडोजर को चलाया जा सकता है। तो इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जो जावेद पंप का है और ठीक आप देख सकते हैं कि गेट के ठीक बगल उसकी एक फोटो भी लगी हुई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया में वो प्रदेश का महामंत्री है, उसका यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है। तो तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हैं और 11 बजे के बाद यहाँ कभी भी बुलडोजर आ सकता है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। सहारनपुर हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने अब तक 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में अब कार्रवाई लगातार हो रही है। 71 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है।
शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था, हंगामा किया गया था और उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।